बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दो टोक में आपको खुश आमदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ मेरे पास भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ और हम चाहेंगे कि आपका तज्ज़िया भी हम लें। जदाद एक और निकल आई है, एक फ्लैट और निकल आया है आसिफ अली जरदारी साहब का। और आप भी ये कहते रहे, मैं भी ये कहता रहा अपने मुताबिक प्रोग्राम्स में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। लाहौर के अंदर डेरे उन्होंने लगाए लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका और अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद घेरा तंग होगा और मुराद अली शाह और बाकी जो इनके पार्टी के लोग हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा। अब देखना यह है कि कब होगा और इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि नैब की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही और उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो जहां तक शहबाज शरीफ का केस का ताल्लुक है, खानदान के इनके बाकी लोगों के केसेस का ताल्लुक है, तो वहां पर हमें आउटपुट नजर नहीं आता। तो अब देखना ये होगा कि ये होता क्या है। सर, ये एक और फ्लैट निकला है, ये कहानी असल में क्या है? आपका फ्लैट क्यों नहीं निकलता, ना मेरा निकलता है, ना किसी और का निकलता है? ये सियासतदानों के फ्लैट्स क्यों निकलते हैं सर? देखिए हाशमी साहब, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और मैंने आज कुछ जो नैब के ज़राए हैं उनसे भी कोई गपशप लगाई और कोशिश की कि इस पूरे मामले की जो अंदरूनी कहानी है वो जान सकूं और फिर हम अपने व्यूअर्स के सामने ये कहानी रखें। अब नैब ज़राए कहते ये हैं कि हमने ये नोटिस भेजा आसिफ अली जरदारी को 15 जून को। 15 जून के बाद 5 जुलाई को आसिफ अली जरदारी जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां मौक़िफ़ ये अपना रहे हैं कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए कि जिस फ्लैट के मुतल्लिक नैब ने मुझसे मालूमात मांगी है वो मालूमात मैं इकट्ठी करूं। पहले ज़रा इस फ्लैट के बारे में बताते हैं कि ये फ्लैट है कहाँ। ये फ्लैट है जी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के इलाके में। मैनहट्टन के इलाके में आप भी गए होंगे और मुझे भी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कमोबेश साल में 2 मरतबा न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। ये दुनिया का सबसे महंगा इलाका है, दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिनमें शोबिज़ स्टार्स भी हैं और फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, जिनकी दौलत का जो एस्टीमेट है वो अरबों डॉलर में लगाया जाता है, उनकी रेजिडेंस है इधर मैनहट्टन में। और अमेरिका का जो पूरा एक स्काई स्क्रैपर है, न्यूयॉर्क की पूरी जो एक स्काई लाइन है वो सारी मैनहट्टन में है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कीमती इलाका है। आपकी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यहाँ पे है, जो ट्विन टावर गिरा था पहले वो अब यहाँ पे है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे है, जो यूनाइटेड नेशंस की इमारत है, बिल्डिंग जो हेडक्वार्टर्स है वो इसके साथ एडजेसेंट है और टाइम स्क्वायर भी इसके साथ है। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं पहले कि ये किस कदर कीमती फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा। दूसरी बात यह है कि एक, जैसे मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, हम जरा व्यूअर्स को आसान करके समझाते हैं। तो अगर मुझे नैब कहे कि आपका लाहौर में या कराची में हमें घर का पता चला है, तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मेरा इस्लामाबाद में एक घर है और मुझ पे ये इल्ज़ाम लग जाए कि लाहौर का या कराची का मेरा घर है जो मैंने अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया या मैं उसके ज़राए नहीं बता सका, तो मैं तो नैब को 1 मिनट में अदालत में ले जाऊंगा, अदालत में घसीटूंगा नैब को कि इन्होंने मेरी रिप्यूट डैमेज कर दी। तो आसिफ अली जरदारी का फ्लैट वहां पर है या नहीं, सिर्फ ये मालूमात आसिफ अली जरदारी जानने के लिए और इकट्ठी करने के लिए उन्होंने टाइम मांगा कि मुझे टाइम दिया जाए और मीनवाइल मुझे जमानत दी जाए, क्योंकि नैब ज़राए कहते हैं कि हमारे पास इतने सॉलिड एविडेंस हैं इसके बारे में कि एक तो उन्होंने अपने इंतखाबी गोशवारों में जाहिर नहीं किया ये फ्लैट, दूसरा इतना जो महंगा उन्होंने अपार्टमेंट लिया उसके लिए कोई ऐसा चैनल उन्होंने नहीं बताया, लीगल चैनल यानी कोई कानूनी रास्ता कि ये कानूनी रास्ता था, इस कानूनी रास्ते से मैंने पैसे अमेरिका भिजवाए थे और इस तरीके से मैंने ये फ्लैट लिया। अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी एक नुक्ता एक्सप्लेन करने के लिए
कि ये फ्लैट मेरा है या नहीं। हालांकि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, आसिफ अली जरदारी का फ्लैट नहीं है, वो कहें मेरा अपार्टमेंट नहीं है, नैब में चले जाएं, पेश हो जाएं, अदालत में ले जाएं, लेकिन सिर्फ इतना जानने के लिए कि ये फ्लैट मेरा है या नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे टाइम दे। लेकिन इस मामले में एक बड़ा मजे का ट्विस्ट और भी है, और ये मामला जो है ये 15 जून से नहीं उठा हाशमी साहब। इसी फ्लैट के मुतल्लिक 2 साल पहले तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में एक रेफरेंस लेकर गई थी, और उस रेफरेंस में उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस फ्लैट को चूंकि डिक्लेयर नहीं किया गया इंतखाबी गोशवारों में आसिफ अली जरदारी की जानिब से, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मियां नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी, इसी तरह आसिफ अली जरदारी को भी नाअहल किया जाए। लेकिन उस वक्त ये एक तजवीज़ आई सामने कि ये इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर होना चाहिए, जबकि पीटीआई जो कराची है उसने इस रेफरेंस को कराची में दाखिल करने की कोशिश की। लेकिन अब भी ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस जो है वो तो दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 62 के तहत अगर आसिफ अली जरदारी को नाअहल करवाना मकसूद है तो फिर स्पीकर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो 30 दिन के अंदर ये जो रेफरेंस है इसको इलेक्शन कमीशन भेजता है। इलेक्शन कमीशन फिर देखता है कि अच्छा आसिफ अली जरदारी साहब, आपने अपने इंतखाबी गोशवारों में ये फ्लैट जाहिर नहीं किया था, तो आर्टिकल 62 आप पर लागू होता है और आप नाअहल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा संगीन केस सामने आया है। जाली अकाउंट्स केस के बाद 33 अरब रुपए की रिकवरी हुई है, हुकूमत ने बताया है, और आज नैब ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि हमने जाली अकाउंट्स केस, जिसके मरकजी किरदार आसिफ अली जरदारी बताए जाते हैं, उसमें से 33 अरब रुपए रिकवर किए हैं, और कुल ये 5000 अरब रुपए की करप्शन का केस है। तो आप अंदाजा करें कि इससे पहले जो आप कह रहे थे कि एक जंबील है, एक पटारी है जिसमें से जायदादें निकलती रहती हैं और वो ना ख़त्म होने वाली जायदादें, और फिर बात करते हैं जमहूरियत की। अगर जमहूरियत के नाम पर करप्शन का दिफा करना है तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोगों को जमहूरियत से बदजन कर रहे हैं। सीधा आप जवाब दें कि आपका फ्लैट है या नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये जानने के लिए भी वक्त चाहिए कि ये मेरा फ्लैट है या नहीं है। सर ये तो खैर मामला यहाँ नहीं रुकेगा, और ये नाअहली की तलवार जो है इन पे भी और इनके बरखुरदार पर भी अब लटक रही है। दो धारी तलवार, सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी से अगर हम कहें। खैर जमहूरियत की जहां तक बात है, पाकिस्तान की आवाम को ये सोचना चाहिए कि आपने जमहूरियत को वोट देना है या ऐसे खानदानों को वोट देना है। मैं सर दूसरी खबर की तरफ आऊंगा। एपीसी कैंसिल हो गई है, और जो मैं तो खैर काफी दिनों से लंदन से भी ये बात कह रहा हूं कि दरारें पड़ गई हैं, फासले बढ़ गए हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे, अब ऐसा नहीं है। वाकई ये दरारों में हमें एक इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। आपके पास सर क्या खबर है, ये एपीसी कैंसिल क्यों हुई, और हुकूमत को गिराने के लिए जो कुछ कहा जा रहा था कि आर होगा या पार होगा, फिर हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, धरना देंगे, अब तो सर वो फजल रहमान साहब भी पीछे हट गए। शहबाज शरीफ की जहां तक बात है उनको कोई मानने को तैयार नहीं है, और नवाज शरीफ मरीम नवाज को आगे करने को तैयार नहीं है। तो क्या होगा इस ऑपोजिशन का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब, हमने पहले भी ये बात की थी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी और आपने भी ये कही थी कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि इन किरदारों को सियासत से अलग करना है, क्योंकि करप्शन और सियासत, क्योंकि सियासत लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए। करप्शन, ये लोग इक़्तिदार में इसलिए आते हैं कि करप्शन करके पैसा बनाएं। जिससे आपने 5000 अरब का जिक्र किया, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसमें से कुछ अरब भी, यानी 2000 अरब भी सिंध की तरक्की पे लग जाते, तो आज शहर के वो हालात ना होते जो आज हैं। जी देखिए हाशमी साहब, ये जो एपीसी कैंसिल हुई है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एपीसी को बुलाया क्यों गया था, और ये हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए भी ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि देखें, आपने अपोजिशन को कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में आपने धांधली का रोना रोया, और आप हर वक्त ये बयानियां बना के बैठे हुए हैं कि धांधली हुई है। उससे पहले मैं 4 हल्के खुलवाने के लिए आपकी पहले मिन्नतें करता रहा, फिर मुझे एहतजाज करना पड़ा। तो आए मेरे साथ मिलकर बैठें। पार्लियामेंट के फोरम पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करते हैं
मैं कोई अपनी मर्जी की इंतखाबी इस्लाहात आपके सर पर नहीं थोपूंगा। आप तजावीज़ दें, एक कंसेंसस बनाएं कि 2023 का इलेक्शन अगर मैं जीत गया तो आपको धांधली की शिकायत का कोई जवाब ना मिले, और अगर आप जीत गए तो मैं 4 हल्के खुलवाने के लिए मारा मारा ना फिरूं और मैं भी कोई शोर ना मचाऊं, क्योंकि मैंने एक एग्रीमेंट किया होगा कि ये इंतखाबी इस्लाहात हैं। अब इन्हीं इंतखाबी इस्लाहात में एक इंतखाबी इस्लाह का जो नुक्ता था वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए हम ये इलेक्शन करवाएं। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए कि जी हमें इस प्रोसेस से बाहर रखा गया था, तो शहबाज शरीफ ने यह कोशिश की कि अब इलेक्शन कमीशन को बतौर इदारा ऑन बोर्ड लेकर, यानी उसके साथ एक पार्टी बन जाएं और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाएं और ये कहें कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो बड़ा एक ज़बरदस्ती उसको चलाने की कोशिश की जा रही है अपनी मर्जी से, ताकि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक महाज़ाराई का माहौल पैदा हो और फिर जो एक बची खुची पीडीएम थी उसमें कोई जान डाली जा सके। लेकिन हुआ क्या, ये जो एपीसी थी बुलाई तो इस मामले पर गई थी कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने इस एपीसी में शहबाज शरीफ के साथ बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया था, मरियम नवाज और नवाज शरीफ का कैंप उस बयानिए की तरफ वापस आए, लेकिन मियां नवाज शरीफ अब नहीं चाहते कि वो और मरियम नवाज अपने उस बयानिए की जानिब वापस आएं जो कि उन्होंने फौजी क़यादत के खिलाफ बनाया था, क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि उसका जो नतीजा वो निकालना चाहते थे कि फौजी क़यादत पर दबाव डालकर वज़ीर आज़म की हुकूमत गिराना, तो वो नतीजा तो नहीं निकल सका और अब वो नतीजा निकलने का इम्कान सिफर हो गया है। तो वो नहीं चाहते कि मरियम नवाज को वो इस तरह से सामने लाकर दोबारा से कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें करवाएं जिसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी वो पूरा नैरेटिव एक सियासी फायदे के लिए बनाया गया था। अब चूंकि नजर आ गया कि वो सियासी फायदा नहीं मिल सकता, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अब इन तकरीरों का हमें कोई फायदा नहीं होगा। व्यूअर्स, ये हमारा आज के शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और मेरे से रिलेटेड या अपना राय साहब से रिलेटेड कोई सवाल तो जरूर दें, हम प्रोग्राम में से शामिल करेंगे। मुझे और राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहा।